Vajiraman Ravi has been still there even during my mains preparation, during both my attempts 2023-24. I started my preparation in 2018 here as a foundation batch student, and finally I'm again back here 6 years later. The life has come full circle finally. I post-graduated actually in year 2018. After that I came to Vajiraman Ravi, as the name has always been there, where I was completely clueless कि क्या करना है क्या नहीं. And that year I think, but I think ये join किया test series मैंने, and we had those regular feedback sessions. GS we had GS. I was enrolled for the GS thing. I had that regular feedback session after every copy that was checked. We had those mentoring sessions going on. So उससे पता चलता था what is wrong, where I should add on, what is the changes I need to make, etc. So it went like that, and I really scored good in GS last year. Also, it was 435 marks in GS 1, 2, 3, 4. Hello everyone, my name is Harshita Goyal and I have secured All India Rank 2 in UPSC CSE Examination 2024. ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था एंड पहले दो अटेम्प्ट्स में मैं प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं कर पाई थी, बट जो मेरा फैमिली सपोर्ट था एंड मेरे फ्रेंड्स का सपोर्ट था एंड मेरा इंटरनल जो विल पावर था, उसकी वजह से आज मैं ये एग्ज़ाम क्रैक कर पाई हूँ. और जो मेरा सपना था, ऑल इंडिया रैंक 2 तो कभी मेरा सपना भी नहीं था, बट ये जो अनबिलीवेबल फीट है जो मैं आज अचीव कर पाई हूँ, इसका मैं पूरा क्रेडिट मेरी फैमिली को देना चाहूँगी. सो मैं एक ग्रेजुएट इन कॉमर्स हूँ. मैंने बीकॉम किया है फ्रॉम महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा एंड आई एम ऑल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन. मेरे क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मेरी स्कूलिंग जो हुई वो वडोदरा गुजरात से हुई. उसके बाद फिर मैंने बीकॉम किया है फ्रॉम महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा एंड आई एम ऑल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन. उसके बाद फिर जब मैं सोच रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए आगे, सो मेरे फादर ने मुझे गाइड किया कि सिविल सर्विसेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जो अपना गोल है टू डू समथिंग फॉर द मासेस, टू वर्क फॉर वुमेन अपलिफ्टमेंट, तो ये आप सिविल सर्विसेज में आके बेटर वे में अचीव कर सकते हो. तो उसके बाद मैंने 2021 में सीए बनने के बाद सिविल सर्विसेज की जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करी. शुरू में मैंने अपना फाउंडेशन कोर्स किया फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले. विजन आईएएस से मैंने अपना फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट किया. उसके बाद 2022 में मैंने मेरा पहला अटेम्प्ट दिया, लेकिन उस दौरान मैं जीएस क्लियर नहीं कर पाई थी, जिस वजह से मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ. उसका रीज़न मैं कहीं न कहीं मानती हूँ कि शायद एक लैक ऑफ गाइडेंस एक बहुत ही बड़ा फैक्टर था, क्योंकि मैं तब अपने घर से तैयारी कर रही थी और ये फ़ील्ड मेरे लिए काफ़ी नई थी. सो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था, तो इस वजह से प्रीलिम्स नहीं हो पाया. फिर दूसरे अटेम्प्ट में यहाँ पे गुजरात में ही गुजरात गवर्नमेंट का एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. उसकी एंट्रेंस एग्ज़ाम मैंने क्रैक की और फिर मेरी पढ़ाई मैंने अहमदाबाद से करी. उस दौरान मैंने जीएस पे तो काफ़ी फ़ोकस किया, लेकिन शायद कहीं न कहीं मैंने सीसेट में थोड़ी कमी छोड़ दी. क्वांट पे इतनी ज़्यादा मैंने मेहनत नहीं करी और उस दौरान जो पेपर आया था उस वजह से मेरा जीएस तो क्लियर हो गया, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में सीसेट क्लियर नहीं हो पाया. उस वजह से सेकंड अटेम्प्ट में भी प्रीलिम्स में मैं फेल हो गई. तो थर्ड अटेम्प्ट की बात करें तो थर्ड अटेम्प्ट में मैंने ये जो गलतियाँ मैंने सीसेट में करी, उसको मैंने सॉल्व करने का कोशिश किया. पीवाई के उस पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया था मैंने सीसेट के लिए और जीएस के लिए भी, जिसकी वजह से शायद वो जो मेहनत है वो रंग लाई और फाइनली थर्ड अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो पाया. चैलेंजेस की बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ भी बहुत स्मूथ थी या फिर कोई चैलेंजेस नहीं आए. जैसे हर एस्पिरेंट की लाइफ में आता है, वैसे मेरी लाइफ में भी यूपीएससी जैसे एक बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग जर्नी है, तो काफ़ी अनसर्टेनिटी रहती है कि क्या हम कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे. उस वजह से मुझे भी काफ़ी मोमेंट्स ऐसे आते थे जहाँ सेल्फ डाउट होता था कि शायद मैं ये नहीं कर सकती, शायद मुझे जो मैंने सीए किया है उसी में आगे बढ़ जाना चाहिए. बट कहीं न कहीं ये सब चैलेंजेस के बावजूद जो व्हाय था कि क्यों मैं ये सिविल सर्विसेज़ में आई और जो मेरे फादर का सपोर्ट था और मेरी मदर का ड्रीम था, आज मेरी मदर मेरे साथ नहीं है. मैं 10 साल पहले उनको खो दिया था, बट उनके ब्लेसिंग्स और उनका जो मोटिवेशन था, वो आज भी कहीं न कहीं मेरे साथ है. उस वजह से मैं आगे बढ़ती रही और अपना जो गोल है उसको अचीव करने के लिए मैंने मेहनत करना नहीं छोड़ा. मेंस की बात करें तो मेंस में भी मेरी एग्ज़ाम के जस्ट 1 हफ़्ते पहले मुझे टाइफाइड हो गया था. तो उस वजह से उस बीमारी की हालत में भी मुझे लगा था कि शायद ये अटेम्प्ट वेस्ट हो जाएगा
इतना बड़ा मौका मिला, पहली मेंस थी, बट शायद मैं इस बार भी नहीं कर पाऊँगी। बट पता नहीं कैसे अगेन फैमिली का सपोर्ट था और वो इंटरनल विल पावर था कि नहीं, मैं अभी लास्ट वीक में नहीं पढ़ पा रही, बट मैंने पिछले ढाई महीने जो मेहनत की है, मैंने करीबन 25 से 30 फुल लेंथ टेस्ट लिखे थे। तो वो मेहनत मेरी कहीं न कहीं आगे ज़रूर काम आएगी और मैंने निष्काम कर्म करने का ट्राई किया। प्रीलिम्स की बात की जाए, तो जैसा कि मैंने बताया कि पहले 2 अटेम्प्ट्स में मेरा प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हो पाया था। पहले अटेम्प्ट में जीएस की वजह से और दूसरे अटेम्प्ट में सीसैट की वजह से। सो थर्ड अटेम्प्ट में मैंने किया ये कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे तो फ़ोकस किया ही, जो हम स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं हमारी, लक्ष्मीकांत हो गई, स्पेक्ट्रम हो गई या फिर एनसीईआरटीज़ हो गई, वो तो पढ़ी। उसके साथ-साथ मैंने पीवाईक्यूज़ पे काफ़ी फ़ोकस किया। प्रीलिम्स में मैंने कोशिश ये करी कि पिछले 10 साल के 2013 से सारे जो भी पीवाईक्यूज़ हैं, उसको मैंने सॉल्व किए और उसपे से जो भी मेरे कॉन्सेप्ट्स थे या फिर जो भी रिपिटेटिव टॉपिक्स थे, उसको क्लियर करने की कोशिश करी। साथ ही साथ सीसैट में भी मैंने पीवाईक्यूज़ पे ही ज़्यादा फ़ोकस किया। जो क्लासेस लेके जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाई, उसके साथ पीवाईक्यूज़ सॉल्व करके एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का ट्राई किया। और प्रीलिम्स में मैंने काफ़ी सारे फ्री रिसोर्सेज़ जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, उसकी भी काफ़ी हेल्प ली। जैसे कि मैं बताऊँ तो उड़ान की बुकलेट्स आती है ओनली आईएएस की, तो स्टैटिक सब्जेक्ट्स के लिए वो काफ़ी हेल्प करती है क्योंकि उसमें आपको एक समराइज़ फॉर्म में सारा जो भी सिलेबस है वो आपको मिल जाता है। तो उसके लिए आपको बार-बार बल्कि जो बुक्स है उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न जैसे सब्जेक्ट्स हैं, उसमें मैंने उड़ान की बुकलेट्स की हेल्प ली थी, जिससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ था। सब्जेक्ट वाइज़ अगर मैं बात करूँ प्रीलिम्स के लिए, तो हिस्ट्री के लिए जैसा मैंने बताया कि स्पेक्ट्रम पढ़ने के बाद फिर जो उड़ान की बुकलेट थी, उसको मैंने रेफ़र किया बिकॉज़ उसमें एक समराइज़्ड वे में मैं पूरा मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट मेडिवल कवर कर पा रही थी। ज्योग्राफ़ी के लिए मैंने एनसीईआरटीज़ पे ही फ़ोकस किया क्योंकि एनसीईआरटीज़ में काफ़ी सारे क्वेश्चन्स आते हैं प्रीलिम्स में, तो 11-12 की एनसीईआरटीज़ है ज्योग्राफ़ी के लिए बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, तो उसी पे मैंने भी फ़ोकस किया। आर्ट एंड कल्चर के लिए भी अगेन मैंने नितिन सिंघानिया से कुछ चैप्टर्स पढ़े थे और उसके साथ ही साथ जो उड़ान की बुकलेट है वो मुझे आर्ट एंड कल्चर में भी काफ़ी हेल्पफुल रही। साथ ही साथ पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, आप उसको स्किप नहीं कर सकते। सो लक्ष्मीकांत को मैंने रिवाइज़ किया और उसके साथ लक्ष्मीकांत में ही मैंने हाइलाइट कर दिए जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, तो वो मैं बार-बार फिर वो हाइलाइटेड पॉइंट्स रिवाइज़ करती थी। इकोनॉमी के लिए मेरे जो विज़न आईएएस के जो क्लास नोट्स थे, वो मेरे एक बेसिक सोर्स थे। उसके साथ जो एमसीक्यूज़ होते हैं जैसे कि विवेक सिंह के जो एमसीक्यूज़ थे, तो वो मैंने रेफ़र करे और साथ में मृणाल पटेल सर के भी जो फ्री लेक्चर्स हैं, जो विन सीरीज़ आती है हर प्रीलिम्स के पहले, तो वो विन सीरीज़ ने भी मुझे काफ़ी हेल्प किया। साथ ही साथ ज्योग्राफ़ी के लिए भी जो प्लेसेस इन न्यूज़ है या फिर जो भी ऐसे फैक्ट्स रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं जो आते हैं, तो उसके लिए सुदर्शन गुर्जर सर के टॉपिक्स जो फ्री लेक्चर्स है यूट्यूब पे, उन्होंने भी मेरी काफ़ी मदद करी। और रही बात करंट अफ़ेयर्स की, तो करंट अफ़ेयर्स में आप कोई भी एक मैगज़ीन फ़ॉलो कर सकते हैं। मैंने विज़न आईएएस की मैगज़ीन जो मंथली है वो पढ़ी। उसके साथ-साथ मैंने करंट अफ़ेयर्स के लिए टेस्ट भी काफ़ी दिए थे। जैसे बाजीराम की जो पावर अप टेस्ट सीरीज़ है, उसने मुझे मंथली जो टेस्ट है उसमें काफ़ी मदद करी। जैसे वहाँ पे 1 मंथ के 100 क्वेश्चंस होते थे, तो उसमें डाइवर्स टॉपिक्स कवर हो जाते थे फॉर एवरी मंथ। सो यू हैड नियरली अराउंड 1200 क्वेश्चंस जस्ट फॉर करंट अफेयर्स। एंड उसके साथ यूट्यूब पे टारगेट यूपीएससी के भी काफ़ी लेक्चर्स आते हैं। प्रीलिम्स के जस्ट पहले मैराथन सीरीज़ आती है डॉक्टर सुदर्शन लोधा सर की। सो वो सीरीज़ ने भी मुझे एक इन अ वे एक बूस्ट दिया करंट अफेयर्स के लिए। प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट की बात की जाए, तो जैसा कि मैंने बताया कि पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज़ तो किए, उसके साथ ही साथ जो स्पीपा से मैं एसोसिएटेड थी अहमदाबाद में जो है, वहाँ पे उनके काफ़ी प्रीलिम्स के लिए टेस्ट होते थे, तो वो टेस्ट भी मेरे एक सोर्स थे फॉर प्रैक्टिसिंग द प्रीलिम्स। साथ ही साथ सीसैट के लिए भी पीवाईक्यूज़ वेर अ मेजर सोर्स ऑफ माय प्रिपरेशन। सो दीज़ वर द मॉक टेस्ट अपार्ट फ्रॉम द करंट अफेयर्स सीरीज़ ऑफ वाजीराम पावर अप सीरीज़। एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक जैसे सब्जेक्ट्स के लिए भी मैंने करंट अफेयर्स जो मंथली मैगज़ीन्स है, उससे अपनी मेजॉरिटी ऑफ प्रिपरेशन करी, अपार्ट फ्रॉम द क्लास नोट्स ऑफ विज़न आईएएस व्हिच आई रिफर्ड फॉर माय एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक। रही बात एक शेड्यूल की, तो प्रीलिम्स में मेरा ये मानना था कि बिकॉज़ इसमें हमें काफ़ी सारे फैक्ट्स लर्न करने पड़ते हैं एंड का प्लेसेस इन न्यूज़ है और ये सारी चीज़ें भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो मैं एक टाइम टेबल बनाने का ट्राई करती थी जिसमें मैं जो भी सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ, उसके साथ-साथ उसके पीवाईक्यूज़ कवर करूँ।
लेकिन हैविंग सेड दैट मेरा कोई फिक्स्ड शेड्यूल नहीं था, एक रिजिड कोई शेड्यूल मैं फ़ॉलो नहीं करती थी। मेरा मानना ये था कि मैं एक ब्रॉड टाइम टारगेट सोचती थी, जैसे कल मुझे क्या पढ़ना है तो मैं आज रात वो दिमाग में एक ब्रॉड टारगेट सोच लूँगी और अगले दिन मैं ट्राई करूँगी कि वो टारगेट मैं कंप्लीट कर सकूँ। मेरे लिए रिजिडिटी से ज़्यादा फ्लेक्सिबल शेड्यूल ज़्यादा काम आता था। कभी-कभी मुझे लगता था कि मुझे ब्रेक लेने की ज़रूरत है या बहुत इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो गया है, तो उस दौरान मैं अपनी किताबों को साइड पे रखती थी एंड डेफ़िनेटली ब्रेक लेती थी। जो भी मुझे पसंद है फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना या फिर कोई मूवी देख लेना या अपनी कोई हॉबी हो, जैसे मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद था। ऐसी कोई हॉबी वो मैं कर लेती थी उस दौरान और जब मैं पढ़ाई करने बैठती थी, तब मैं ये कोशिश करती थी कि 100% फ़ोकस आपका पढ़ाई पे होना चाहिए। रही बात नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रीलिम्स में अटेम्प्ट करने की, तो मैं थोड़ा रिस्क अप्रोच लेके चलती थी। तो मेरा ये मानना था कि ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट की जाए, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। जिन ये लेकिन एक सब्जेक्टिव थिंग है, जिन स्टूडेंट्स की एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, तो वो ये रिस्क ले सकते हैं कि कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें और उसमें भी उनको सक्सेस मिल सकती है। बट मेरे केस में मैंने 2024 के प्रीलिम्स में भी अराउंड 98 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट करे थे। तो फॉर्च्यूनेटली जब मैंने अभी स्कोर तो पता नहीं मुझे, पर जब क्लासेस के स्कोर्स आए थे तो उसमें मैं एक कंफर्टेबल स्कोर अचीव कर पा रही थी। और एक ये ऐसा मिसकंसेप्शन रहता है कि बिकॉज़ मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मेरा मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, तो मुझे सीसैट में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंसी में हम ज़्यादा अकाउंट्स पे फ़ोकस करते हैं और वो जो सीसैट में जो क्वांट है, उससे काफ़ी अलग होता है। सो डेफ़िनिटली मेरे लिए सीसैट एक हर्डल था एंड उसमें भी स्पेसिफ़िकली क्वांट, जिसके लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी। जैसा कि अभी हमें पता है कि सिर्फ़ 30 डेज़ रह गए हैं प्रीलिम्स के लिए, तो उसमें मेरी एडवाइस यही रहेगी स्टूडेंट्स के लिए कि आप अभी कोई नए सोर्स के पीछे मत भागिए, बिकॉज़ अभी ये टाइम नहीं है कि आप कोई नया सोर्स उठा के और उसको पढ़ें। इंस्टेड आई वुड एडवाइस कि आपने जो भी सोर्सेज़ फ़ॉलो किए हैं, उसका आप बार-बार रिविज़न करें, उससे आपको ज़्यादा मदद मिलेगी। उसके साथ अभी आप ये कर सकते हैं कि पीवाईक्यूज़ को अपना बेस्ट फ्रेंड समझिए, क्योंकि पीवाईक्यूज़ जो हैं वो आपको बहुत हेल्प करेंगे एट मल्टीपल लेवल्स। तो प्रीलिम्स में भी अभी आप पीवाईक्यूज़ एंड साथ में जो आपका जो सोर्स है उनका रिविज़न, यही मेरा एक एडवाइस रहेगा स्टूडेंट्स के लिए। प्रीलिम्स के एग्ज़ाम से 1 दिन पहले मेरी ये एडवाइस रहेगी कि जो भी आपका सेंटर आता है, अगर आप खुद नहीं जा सकते, आपकी प्रिपरेशन है, तो अगर आप अपने फ्रेंड्स को या फिर अपने फैमिली मेंबर्स को या किसी को भेज सकते हैं या फिर आप खुद पे अगर आधा घंटा निकाल के एक बार वो सेंटर चेक कर लीजिए। सो आपके लिए क्या होगा कि अगले दिन आपको कोई ये अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ नहीं मिलेगा। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने एग्ज़ाम पे फ़ोकस कर पाएँगे और अगर आपका सेंटर बहुत दूर है इन केस, तो जो भी आपको बुकिंग करनी है या फिर कोई कैब बुक करनी है या आपका जो भी ट्रैवलिंग जो प्लान होने वाला है, वो आप पहले से सॉर्ट करके रखिए। मेरी एडवाइस यही रहेगी कि अगले दिन प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के दिन आप कुछ भी मत रखिएगा, क्योंकि उस दिन आपका माइंड सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी प्रीलिम्स की एग्ज़ाम पे फ़ोकस होना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें आप 1 दिन पहले करिए। और रही बात आपकी एंग्ज़ायटी की, तो ये बहुत नेचुरल सी चीज़ है कि इतनी बड़ी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं और इतनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, सो इसमें एंग्ज़ायटी होना बहुत ही नॉर्मल है और इसके लिए मेरा ये मानना था, मैंने ये अपनी सिस्टर से सीखा था, पर मैं 1 दिन पहले शाम को 5 बजे या 6 बजे के बाद बुक्स अपनी साइड पे रख देती थी। क्योंकि हमने इतने दिनों से, इतने महीनों से प्रिपरेशन की है, तो लास्ट के कुछ घंटे में प्रिपरेशन करके हम ज़्यादा कुछ अचीव नहीं करने करने वाले हैं। तो मेरा ये मानना था कि आप 1 दिन पहले शाम को 5 बजे अपनी प्रिपरेशन को रख दीजिए और उसके बाद अपनी फैमिली के साथ या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ या आप जहाँ क कहीं पे भी हैं, कोई मूवी देखनी है, जो भी करना है, आप जस्ट एन्जॉय करिए। 1 दिन पहले आपका दिमाग जितना रिलैक्स रहेगा, उतना ही ज़्यादा आप अच्छे से अगले दिन परफ़ॉर्म कर पाएँगे। और येस, स्लीप इज़ वेरी नेसेसरी। आपको 7 से 8 घंटे की नींद मिलना बहुत, बहुत, बहुत ज़रूरी है। और मैं ये भी कहूँगी कि एग्ज़ाम के दिन सुबह-सुबह अपने नोट्स रिवाइज़ करके अपने आप को, अपने दिमाग को पज़ल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट हैव फेथ इन योरसेल्फ कि आपने इतने टाइम से जो भी पढ़ाई करी है, वो सब आपको बिल्कुल याद आ जाएगा एग्ज़ाम के दिन। एंड ओएमआर को बिल्कुल शांति से भरिए। जब आप एग्ज़ाम में बैठे हों, जब आपके पास पेपर हाथ में नहीं आया हो, उस टाइम थोड़ा मेडिटेट करिए। मैं अपने ब्रीथिंग पे फ़ोकस करती थी आँख बंद करके, ताकि मैं अपने दिमाग को थोड़ा काम कर सकूँ। और ओएमआर को बिल्कुल ध्यान से भरिए और कोई जल्दबाज़ी नहीं करनी है।
टाइम मैनेजमेंट, हम जो भी टेस्ट देते हैं प्रीलिम्स के उसमें हम सीख ही जाते हैं। तो वो सब प्रिपरेशन हमारी द डी डे पे ज़रूर काम आएगी। सो प्लीज़ स्टे काम एंड रिलैक्स्ड एंड गिव योर एग्ज़ाम विथ फुल फोकस एंड कॉन्फिडेंस। अब आते हैं मेंस पे। तो मेंस में मेरा ये मानना था कि पीवाईक्यूज़ अगेन प्रीलिम्स की तरह मेंस में भी आपको काफ़ी हेल्प करते हैं। मेरे केस में मैंने पिछले 5 साल के जो भी पीवाईक्यूज़ है, वो खुद सारे लिखे और उसके साथ हम मैंने जो भी मार्केट में अवेलेबल रिसोर्सेज़ है, जैसे टॉपर्स की आंसर कॉपीज़ मिल जाती है, जैसे एम के यादव सर का भी एक इनिशिएटिव था, जहाँ पिछले 5 साल के जो आंसर्स है पीवाईक्यूज़, वो टॉपर्स के आंसर्स सर ने फ्रीली अवेलेबल करवाए हैं, तो वो मैंने रेफ़र करे। उसके साथ मैं अपने आंसर्स को मैच करने की कोशिश करती थी, जिससे मेरे आंसर्स धीरे-धीरे एक डिज़ायर्ड लेवल पे पहुँचने लगे। और जो टाइम कंस्ट्रेंट रहता है, जैसे हमें 7 साढ़े 7 मिनट में एक आंसर लिखना होता है, 10 मार्कर है, तो वो धीरे-धीरे करके वो टाइम लिमिट मेरी आने लगी। साथ ही साथ मैंने काफ़ी सारी टेस्ट सीरीज़ भी दी। मैंने करीबन 25 से 30 फुल लेंथ टेस्ट दिए थे मेंस में। जैसे अहमदाबाद का एक इंस्टीट्यूट है सिम्बायोसिस आईएएस, तो वहाँ के मैंने टेस्ट दिए थे। और उसके साथ जो ओनली आईएएस है उसका सृजन प्रोग्राम था, फ्री था मेंस के बच्चों के लिए, तो वो वाले टेस्ट भी मैंने दिए थे। उससे हुआ ये कि धीरे-धीरे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगा टेस्ट को लिख के। मेरे आंसर्स और रिफाइन होने लगे और टाइम लिमिट मेरी धीरे-धीरे जो है वो फुलफिल होने लगी। टाइम लिमिट की बात करूँ मैं, तो मुझे आज भी याद है जब मैंने अपना पहला टेस्ट लिखा था, एथिक्स का टेस्ट था मेरा, तो उसमें मैंने जब पहला टेस्ट लिखा था फुल लेंथ, उसमें मैं सिर्फ़ 190 मार्क्स का ही लिख पाई थी। सो ये बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल नॉर्मल है कि आप शुरू में आप पूरा पेपर अटेम्प्ट ना कर पाएँ, पर जैसे-जैसे मैंने प्रिपरेशन की, जैसे-जैसे प्रैक्टिस करी, तो इट वाज़ माय 4th फुल लेंथ टेस्ट ऑफ एथिक्स, जहाँ पे मैं 250 मार्क्स का पूरा पेपर लिख पाई थी। सो आप अगर आपकी राइटिंग स्पीड स्लो है, अगर आपको इस बात की टेंशन है, तो आप उसकी बिल्कुल चिंता मत करिए। जितना ज़्यादा लिखेंगे, जितनी ज़्यादा आपकी लिखने की प्रैक्टिस होगी, उतना ही कंफर्टेबली आप एग्ज़ाम के दिन अपना पेपर कंप्लीट कर पाएँगे। और मेंस में आंसर्स के लिए मेरा एक फॉर्मेट रहता था। मैं ये ट्राई करती थी कि पहले अपना आंसर इंट्रोडक्शन से शुरू करूँ। साथ ही साथ जो भी मैं अंदर अपने आंसर्स में पॉइंट्स लिख रही हूँ, वो मैं शॉर्ट स्टेटमेंट्स यूज़ करा करती थी, जिसमें लंबे आंसर्स की जगह कीवर्ड्स जो हैं या फिर जो पॉइंटर्स के थ्रू मैं अपना आंसर लिखने का ट्राई करती थी। और उसके साथ कंक्लूजन, एक बैलेंस वे में कंक्लूजन देके, और मेरा स्पेशल फ़ोकस रहता था एग्ज़ाम्पल्स पे। जो भी आप आंसर लिख रहे हैं, आप उसमें जितने भी एग्ज़ाम्पल्स यूज़ करेंगे, उससे आपका आंसर और ज़्यादा पेपर चेकर के लिए अपीलिंग लगेगा। एंड इसके साथ ही साथ एक यूएसपी मेरा ये भी था कि मैं डायग्राम्स यूज़ किया करती थी। तो आप कोई भी आंसर लिख रहे हैं, जहाँ पे भी आपको लगता है कि यहाँ पे आप डायग्राम बना सकते हैं, जैसे अगर कोई आपको ट्रेंड समझाना है या फिर कोई डेटा बताना है कि 2001 में ये था एंड आज ये है, तो वहाँ पे मैं एक ग्राफ बना के एक ट्रेंड शो कर देती। या फिर कहीं पे जैसे हमें नटराज के बारे में कुछ बताना है या कोई भी स्टैचू के बारे में कुछ बताना है, तो वहाँ पे दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप पूरा नटराज बनाइए। बट अगर आप एक स्टिक फिगर बना सकते हैं बाय मेंशनिंग कि इस हैंड में वो ये होल्ड करते थे या इस हैंड में ये, सो इट मेक्स योर आंसर्स डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्राउड। सो इस तरह से मेरा मेंस का आंसर राइटिंग अप्रोच रहता था। अब बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। तो जो हमारे स्टैटिक सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके लिए हम प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, उसमें जो हम बुक्स पढ़ते हैं, वही बुक्स मैंने यहाँ मेंस में भी फॉलो करी। लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए प्रहार की बुकलेट्स ने भी मेरी काफ़ी मदद करी मेंस के आंसर्स के लिए। तो प्रहार की मैंने बुकलेट सारे सब्जेक्ट्स के लिए ऑलमोस्ट रेफ़र करी थी। गवर्नेंस है, इंटरनल सिक्योरिटी है, पॉलिटी है, इन सब सब्जेक्ट्स के लिए मैंने प्रहार का यूज़ किया था। साथ ही साथ एम के यादव सर की भी मेंस बुकलेट सीरीज़ थी, जो फ्री ऑफ कॉस्ट थी स्टूडेंट्स के लिए। वो भी मैंने पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए यूज़ की थी। जीएस वाइज़ बात करें, तो जीएस 1 में जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफ़ी है, आर्ट एंड कल्चर है एंड सोसाइटी है। तो हिस्ट्री जैसे मॉडर्न हिस्ट्री एंड ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए, ज्योग्राफ़ी एंड आर्ट एंड कल्चर वाले सब्जेक्ट्स के लिए मैंने प्रहार के बुकलेट्स का यूज़ किया था। साथ में मेरे जो क्लास नोट्स थे विज़न आईएएस के, उन्होंने भी काफ़ी, वो नोट्स ने भी काफ़ी हेल्प करी थी। और सोसाइटी के लिए मैंने विज़न आईएएस के ही नोट्स रेफ़र किए थे। स्मृति मैम के लेक्चर्स जो नोट्स होते हैं, वो आपको मटेरियल मिल जाएगा कहीं पे भी, विज़न आईएएस के जो क्लास मटेरियल है, तो उसने भी मेरी सोसाइटी जैसे सब्जेक्ट में काफ़ी हेल्प करी थी। अब आते हैं जीएस 2 पे।
पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत को ही अपना बेस बनाया था और उसके साथ ही साथ गवर्नेंस के लिए मैंने जो प्रहार की बुकलेट्स है अगेन उसी का यूज़ किया था। आईआर के लिए मैंने कोई स्पेसिफिक सोर्स फॉलो नहीं किया था क्योंकि मेरा ऑप्शनल ही पीएसआईआर है, तो उससे मेरी हेल्प हो गई थी। साथ ही साथ करंट अफेयर्स होते हैं, तो करंट अफेयर्स भी काफ़ी रेलेवेंट हो जाते हैं जीएस में। तो आईआर के लिए और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए मैंने पीटी 365 का यूज़ किया था फॉर माय करंट अफेयर्स। जीएस 3 की बात करें, तो जीएस 3 में साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट इन जैसे सब्जेक्ट्स के लिए मैंने करंट अफेयर्स के साथ-साथ जो करंट अफेयर्स आते हैं पीटी 365 में उसका तो यूज़ किया ही और डिज़ास्टर मैनेजमेंट में मैंने एम के यादव सर की जो बुकलेट थी मेंस बुकलेट सीरीज़ की उसका यूज़ किया। अब आते हैं हाउ टू रीड करंट अफेयर्स एंड हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर एंड रिगार्डिंग द नोट्स। सो करंट अफेयर्स की बात की जाए तो न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एनी एस्पिरेंट, उसका तो कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। तो जितना हो सके आप अपने दिन की शुरुआत न्यूज़पेपर पढ़ने से स्टार्ट कीजिए और मेरे केस में मैं न्यूज़पेपर्स को लेके कोई नोट्स नहीं बनाया करती थी। मैं ऐसा करती थी कि जो भी न्यूज़पेपर मैं पढ़ रही हूँ, मैं इंडियन एक्सप्रेस फ़ॉलो करती थी। तो न्यूज़पेपर को एक पैसिव रीडिंग की तरह पढ़ने की कोशिश करती थी, कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्या इवेंट्स है, क्या हैपनिंग्स है, वो मेरा पर्पस रहता था। एंड उसमें भी आपको सारी न्यूज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो यूपीएससी के रिलेवेंट है, वही न्यूज़ पढ़िए और उससे अपने दिन की शुरुआत करिए। तो उससे होगा ये कि धीरे-धीरे जो आपकी लैंग्वेज है, जो आपकी वोकैब्युलरी है, वो इम्प्रूव होती जाएगी और काफ़ी सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस दिमाग में भी स्टोर होगी, जो आपको कहीं न कहीं आगे काम आएगी। और जब आप अपनी मंथली मैगज़ीन्स रिवाइज़ करेंगे फॉर करंट अफेयर्स, तो जो आपने न्यूज़पेपर में पढ़ी होगी चीज़, वो आपकी वापस रीइन्फोर्स हो जाएगी ड्यूरिंग योर रिविज़न फॉर मंथली मैगज़ीन्स। एंड रिगार्डिंग एडिशनल प्रिपरेशन फॉर करंट अफेयर्स, जैसा मैंने कहा कि जो टेस्ट सीरीज़ मैंने ली थी, वाजीराम की पावर अप टेस्ट सीरीज़ फॉर करंट अफेयर्स, उससे मुझे बहुत मदद मिली क्योंकि जितनी मेरी गलतियाँ होती थी उन करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस में, उतनी ही वो गलतियों से मुझे सीख मिलती थी। तो इस तरह से आप अपने करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इकोनॉमी के लिए भी मेरे जो क्लास नोट्स थे विजन आईएएस के, वही मेरा बेस थे। साथ ही साथ जो पीटी 365 होती है, उसने मेरी हेल्प करी थी फॉर मेंस। एंड अब आते हैं एथिक्स पे। तो एथिक्स में मैंने सारथी आईएएस मुदित जैन सर के लेक्चर्स किए थे फॉर एथिक्स एंड एसे एज वेल। तो उनके लेक्चर्स और उनके नोट्स उन्होंने मेरी काफ़ी मदद करी थी एंड विजन आईएएस के भी जो एथिक्स के लेक्चर्स थे वो भी मेरा एक बेस थे। साथ ही साथ सर हमारे जो टॉपर्स के आंसर कॉपीज़ होते हैं, वो भी मैंने काफ़ी रिफ़र करी थी। मॉक टेस्ट की जो कॉपीज़ होती है हम टॉपर्स की, उनसे मैंने एथिक्स और ऐसे जैसे सब्जेक्ट्स के लिए जो भी एग्ज़ाम्पल्स होते हैं, वो एग्ज़ाम्पल्स को हाइलाइट करके एक अलग पेज पे मैंने एक अपना डेटा जैसा बना लिया था, कि जिन एग्ज़ाम्पल्स को मैं अपने आंसर्स में यूज़ कर सकती हूँ। तो दिस वाज़ माय स्ट्रैटेजी फॉर मेंस जीएस सब्जेक्ट्स। टॉकिंग अबाउट पीएसआईआर, पीएसआईआर में मैंने मेरा जो फाउंडेशन किया था वो शुभ्रा रंजन मैम के लेक्चर्स किए थे, द ऑनलाइन टैबलेट कोर्स। उसके साथ मैंने टेस्ट सीरीज़ लिखी थी, जो सृजन मेंस प्रोग्राम था ओनली आईएएस का, उसके टेस्ट लिखे थे मैंने फॉर पीएसआईआर एज़ वेल। सो दिस वाज़ माय स्ट्रैटेजी। अब आते हैं ऐसे क्वेश्चंस मेंस के जहाँ पे अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आता हो, तो उसको कैसे डील किया जाए। मेरा ये मानना है कि कोई भी क्वेश्चन होता है, तो मेंस में कितने क्वेश्चंस ऐसे आएँगे जहाँ पे आपको उसका आंसर नहीं पता होगा। ऐसे करीबन 10 से 12 क्वेश्चंस ही होंगे जहाँ पे आपने उसके बारे में अच्छे से पढ़ा होगा और आप उसके बारे में लिख पाएँगे। तो ऐसे क्वेश्चंस हो जहाँ पे आपको कुछ नहीं आता हो या 50-50 आता हो, उन क्वेश्चंस में आई वुड एडवाइस कि उनको पूरी तरह छोड़ने की जगह आप उसमें एक जेनेरिक आंसर लिखने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी ऐसा टॉपिक होगा, अगर आपने इतनी पढ़ाई करी है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि आप उसके बारे में कुछ भी ना लिख पाएँ। तो ऐसे क्वेश्चंस में अगर आप एक जेनेरिक आंसर लिखते हैं, तो उसमें भी आपको कहीं न कहीं 2-3 मार्क अगर मिल जाएँ, तो वो एक-एक मार्क आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ओवरऑल अपना स्कोर एनहांस करने के लिए। तो आई वुड एडवाइस कि मेंस में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है और पेपर्स कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप पेपर्स ही कंप्लीट नहीं करेंगे, तो आप वैसे ही आप रेस में थोड़ा पीछे हो जाएँगे। और पेपर्स कंप्लीट करने के लिए, टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आंसर राइटिंग पे फ़ोकस करना बहुत ज़रूरी है। जितने ज़्यादा फुल लेंथ टेस्ट लिखेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी टाइम मैनेजमेंट की एक्यूरेसी और बढ़ती जाएगी। तो क्वेश्चंस बिल्कुल ना छोड़ें, ट्राई करिए कि आप एक जेनेरिक आंसर भी लिखें और अगर ऐसा होता है इन केस लास्ट में अगर आपके 2 क्वेश्चन बाकी है या 1 क्वेश्चन बाकी है और आपके पास लास्ट के 5 मिनट ही बाकी है, तो उस केस में बिल्कुल आंसर को छोड़ देने की जगह अगर आप वो 2 पेज जो दिए हैं या 3 पेज जो हैं,
उसमें अगर आप पॉइंटर फॉर्मेट में भी अगर लिख देते हैं या फिर एक फ्लो चार्ट बना दें या फिर एक सर्कल बना के एक स्ट्रोक्स के थ्रू भी अगर आप जनरली पॉइंट्स लिख सकते हैं इंस्टेड ऑफ लीविंग दैट पेज एम्प्टी, दैट वुड हेल्प इमेंसली। सो आपको ज़रूर पेपर कंप्लीशन पे फोकस करना चाहिए। अब आते हैं हाउ टू रीड करंट अफेयर्स एंड हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर एंड रिगार्डिंग द नोट्स। सो करंट अफेयर्स की बात की जाए तो न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एनी एस्पिरेंट। उसका तो कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। तो जितना हो सके आप अपने दिन की शुरुआत न्यूज़पेपर पढ़ने से स्टार्ट कीजिए। और मेरे केस में मैं न्यूज़पेपर्स को लेके कोई नोट्स नहीं बनाया करती थी। मैं ऐसा करती थी कि जो भी न्यूज़पेपर मैं पढ़ रही हूँ, मैं इंडियन एक्सप्रेस फ़ॉलो करती थी। तो न्यूज़पेपर को एक पैसिव रीडिंग की तरह पढ़ने की कोशिश करती थी कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्या इवेंट्स है, क्या हैपनिंग्स है, वो मेरा पर्पस रहता था। एंड उसमें भी आपको सारी न्यूज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो यूपीएससी के रिलेवेंट है, वही न्यूज़ पढ़िए और उससे अपने दिन की शुरुआत करिए। तो उससे होगा ये कि धीरे-धीरे जो आपकी लैंग्वेज है, जो आपकी वोकैब्युलरी है, वो इम्प्रूव होती जाएगी और काफ़ी सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस दिमाग में भी स्टोर होगी, जो आपको कहीं न कहीं आगे काम आएगी। और जब आप अपनी मंथली मैगज़ीन्स रिवाइज़ करेंगे फॉर करंट अफेयर्स, तो जो आपने न्यूज़पेपर में पढ़ी होगी चीज़, वो आपकी वापस रीइन्फोर्स हो जाएगी ड्यूरिंग योर रिविज़न फॉर मंथली मैगज़ीन्स। एंड रिगार्डिंग एडिशनल प्रिपरेशन फॉर करंट अफेयर्स, जैसा मैंने कहा कि जो टेस्ट सीरीज़ मैंने ली थी, वाजीराम की पावर अप टेस्ट सीरीज़ फॉर करंट अफेयर्स, उससे मुझे बहुत मदद मिली कि जितनी मेरी गलतियाँ होती थी उन करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस में, उतनी ही वो गलतियों से मुझे सीख मिलती थी। तो इस तरह से आप अपने करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। Now, the question which arises is how to prepare your notes for your preparation. तो मेरे केस में ऐसा नहीं था कि मैंने हर सब्जेक्ट के लिए नोट्स बनाए ही थे, क्योंकि मेरा एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती थी। जैसे मैं बात करूँ, पॉलिटी है, स्पेक्ट्रम है, एंशिएंट मेडिवल जैसे सब्जेक्ट्स है या ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स है। तो उस केस में मेरा फोकस ये रहता था कि वहाँ पे आप पॉलिटी लक्ष्मीकांत के अलग से नोट्स बनाने बैठें तो वो आपके लिए बहुत बल्की हो जाएगा, क्योंकि लक्ष्मीकांत अपने आप में ही एक काफ़ी कंसाइज़ बुक है। तो उसमें मैं ये करती थी कि लक्ष्मीकांत में ही मैं हाइलाइट कर दिया करती थी या फिर बुक में ही साइड में मैं थोड़ा-सा जॉट डाउन करती थी कि दिस इज़ इम्पोर्टेंट फ्रॉम दिस पैराग्राफ। तो पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट में मेरा ये अप्रोच रहता था। एंड जो हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स है, तो उसमें जो उड़ान की बुकलेट्स है एंड प्रहार की बुकलेट्स है, उसने मेरी काफ़ी मदद करी, जिससे मेरा नोट मेकिंग का जो एक बर्डन है, वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया। और बाकी मैं ये किया करती थी कि जो करंट अफेयर्स रिलेटेड है मंथली मैगज़ीन्स में से, या फिर ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे आपको लगता है कि ये चीज़ें मैं भूल सकती हूँ या ये चीज़ें मुझे बार-बार रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। वैसी चीज़ें मैं एक अलग पेपर पे नोट डाउन करती थी कि ताकि वो चीज़ें मैं जितनी बार पढ़ूँगी, उतनी बार मैं रिवाइज़ कर पाऊँगी और उतनी ही ज़्यादा मुझे वो चीज़ें याद रहेगी। तो एनसीईआरटीज़ के आप जैसे ज्योग्राफी है तो उसमें इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स के नोट्स बनाए जा सकते हैं, कि जहाँ पे आपको पूरी एनसीईआरटी वापस ना पढ़नी पड़े। इस तरह से मेरा नोट्स का अप्रोच रहता था। लेकिन इट इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। इसमें हर स्टूडेंट को ये खुद एसर्टेन करना पड़ेगा कि उसके लिए क्या वर्क करता है। अगर किसी के लिए डिजिटल नोट्स वर्क करते हैं, तो वो डिजिटली बना सकते हैं। मेरे काफ़ी सारे ऐसे फ्रेंड्स थे तो डिजिटल नोट्स फ़ॉलो करते थे। लेकिन मुझे खुद को पर्सनली हैंड रिटन नोट्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैं हैंड रिटन नोट्स प्रेफ़र करती थी। इसके साथ-साथ आप नोट मेकिंग का एक बर्डन मत लीजिए अपने ऊपर कि मुझे नोट्स बनाने ही पड़ेंगे, अगर मैं नोट्स नहीं बना रहा हूँ तो यानी मेरी प्रिपरेशन कहीं न कहीं लैग कर रही है। ये टोटली सब्जेक्टिव है, आपके लिए क्या वर्क करता है ये आपको सोचना है। और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए लेकिन कहीं न कहीं नोट्स काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। जैसे मेंस की बात करूँ, तो मेंस में जब हमें 1 दिन में 2 पेपर्स लिखने होते हैं, 2 जीएस लिखने होते हैं और हमें पूरा बीच में कोई गैप भी नहीं होता रिविज़न के लिए। उस दौरान आपके जो शॉर्ट नोट्स है, हर टॉपिक के जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स है, 1 आध 2 फैक्ट्स आपने लिख लिए इम्पोर्टेंट वाले, या जो ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप अपने आंसर्स में ज़रूर यूज़ करना चाहेंगे, ऐसे पॉइंटर्स के आपके पास अगर नोट्स हैंडी होंगे और वही आप रिवाइज़ करेंगे, तो वो आपके आंसर्स में अगले दिन रिफ्लेक्ट होंगे। एसे और एथिक्स में भी जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स है, जो एनेक्डोट्स है, जो आप एसे में या एथिक्स में यूज़ करना चाहते हैं, उनके आपके शॉर्ट नोट्स होंगे 4-5 पेजेज़ के, वो आप रिवाइज़ करेंगे तो वो आप अगले दिन एग्ज़ाम में लिख पाएँगे। इस तरह से आप अपना नोट्स का अप्रोच फ़ॉलो कर सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द इंटरव्यू फेज़। सो ये मेरा पहला इंटरव्यू था, सो बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कैसे किया जाता है, क्या करना चाहिए। तो मैंने इसमें जो अपना बेस जो बनाया वो मेरे डैफ से बनाया। जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जो हम भरते हैं इंटरव्यू के टाइम पे, डैफ 2 जिसे कहते हैं, तो उसमें जितनी भी डिटेल्स मैंने लिखी थी, तो
सो मैंने ये ट्राई किया कि वो डिटेल्स को मैं अच्छे से उसके ऊपर रिसर्च करके उसके ऊपर नॉलेज गेन करूँ, बिकॉज आफ्टर ऑल दे आर माई डिटेल्स। सो उसके बारे में अगर मुझे ना पता हो, सो इट बिकम्स वेरी, इट ब्रिंग्स अ बैड इम्प्रेशन। सो डैफ पे पहले फोकस किया, उसकी एक एक डिटेल को मैंने अच्छे से सेग्रीगेट करके, टॉपिक्स को सेग्रीगेट करके उस पर मैंने डिटेल रिसर्च की और उसके नोट्स बनाए। साथ ही साथ मैंने जो प्रीवियस ईयर की जो इंटरव्यू की जो ट्रांसक्रिप्ट्स होती है, वो ट्रांसक्रिप्ट्स को मैंने देखा, उसमें से ये पता चला कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उससे भी काफ़ी हेल्प हुई। और फ्री रिसोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं हमें, जहाँ पे हमारी डैफ को हम देते हैं तो उसके बेसिस पे हमें काफ़ी, जो एक क्वेश्चनर बोलते हैं, तो वो क्वेश्चनर हमें मिल जाता है। जैसे एम के यादव सर है, तो उनके इंस्टीट्यूट से भी मुझे एक क्वेश्चनर मिला था, ओनली आई से भी मुझे एक क्वेश्चनर मिला था। तो वो क्वेश्चनर से एक जेनेरिक क्वेश्चंस का एक डेटाबेस प्रिपेयर हो गया, जहाँ से मुझे एक किक स्टार्ट मिली फॉर माई इंटरव्यू प्रिपरेशन। कंटिन्यूइंग फ्रॉम दैट, मैंने चैट जीपीटी का भी भरपूर इस्तेमाल किया मेरे इंटरव्यू के दौरान। जो भी टॉपिक्स थे, सपोज गुजरात हो गया, या फिर मेरा जो बैकग्राउंड है सीए का, तो मैं चैट जीपीटी को एक अपने बेस्ट फ्रेंड की तरह यूज़ करती थी। और वहाँ पे मैं चैट जीपीटी से ये टाइप करती थी कि आप मुझे बताइए कि कैसे प्रोबेबल क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ सकता है फ्रॉम सो एंड सो टॉपिक। तो यूपीएससी मुझे एक लिस्ट प्रोवाइड कर देता था। उसके बाद मैं चैट जीपीटी से ही आंसर्स पूछा करती थी कि आप मुझे आंसर्स भी बताइए कि व्हाट आर द प्रोबेबल आंसर्स दैट यू कैन गिव इन अ ह्यूमन लाइक मैनर, इन अ शॉर्ट एंड समराइज मैनर, वॉट एवर यू द इनपुट यू गिव। उस वजह से मैंने चैट जीपीटी का काफ़ी क्रिएटिव यूटिलाइजेशन किया ड्यूरिंग माई इंटरव्यू फेज, और जिससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिस्कशंस दे हेल्प अ लॉट। अगर आपका पीयर ग्रुप हो, 2-3 लोगों का, मैं ज़्यादा बड़े पीयर ग्रुप की भी बात नहीं करूँगी, 2-3 लोगों का अगर आपका एक पीयर ग्रुप हो जिसमें आप टॉपिक्स डिस्कस कर पाएँ, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे वो मेंस हो, एंड चाहे वो प्रीलिम्स हो, तीनों स्टेजेस पे डिस्कशंस मेरे लिए तो पर्सनली बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहते थे। बिकॉज़ उससे होता ये था, हम जितना अपने दोस्तों से बात करते हैं, उतना हमारे दिमाग में वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। तो डिस्कशंस भी आप इस पे भी आप फ़ोकस कर सकते हैं, एंड इससे अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन की जा सकती है। मेरे लिए इंटरव्यू का एक्सपीरियंस काफ़ी नया था। जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं उनको देख के तो आपको बिल्कुल आइडिया नहीं आता है कि आपके आंसर्स उनको पसंद आ रहे हैं या नहीं पसंद आ रहे हैं। बट मैंने उस टाइम पे ट्राई ये किया कि मैं जितना अपने आप को शांत रख सकूँ, और जितना सिंपल एंड कंसाइज़ एंड क्रिस्प आंसर्स दे सकूँ उनको, उतना ही बेटर मेरे लिए रहेगा। बिकॉज़ इंटरव्यू इज़ नॉट अ टेस्ट ऑफ नॉलेज। येस, नॉलेज इज़ नेसेसरी, लेकिन इट इज़ मोर अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। तो जितना आप अपने आप को शांत रखेंगे, जितना कॉन्फिडेंस के साथ आप आंसर्स देंगे, उतना ही आप इंटरव्यू में बेटर स्कोर कर पाएँगे। सो इंटरव्यू का ये था, एंड द क्वेश्चंस व्हिच वर आस्क्ड वर अ मिक्स ऑफ डैफ एंड द करंट इवेंट्स। सो मेरा इंटरव्यू 7th अप्रैल के आसपास था। तो उस टाइम पे जो ट्रम्प के टैरिफ्स है, दे वर वेरी हाइलाइटेड टॉपिक, एंड स्टार्टअप्स के बारे में भी काफ़ी चर्चा में थे स्टार्टअप्स उस दौरान। तो उनके बारे में मुझसे मेरी राय माँगी गई। साथ ही साथ मेरे डैफ के भी क्वेश्चंस थे। सो इट वाज़ अ मिक्स ऑफ बोथ। देयर वर अ फ्यू अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एज़ वेल, जहाँ पे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन मुझे याद है कि आप ढोलपुर हाउस में बैठे हैं, तो इसको ढोलपुर हाउस क्यों कहा जाता है? सो ऐसा क्वेश्चन मुझसे पूछ लिया गया था, जो मेरे लिए काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था। उसका मुझे आंसर उस टाइम पे नहीं पता था, तो मैंने उनको पोलाइटली मना कर दिया कि सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू, आई डोंट नो द एग्जैक्ट आंसर फॉर दैट। सो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे आपको नहीं पता होगा, पर उस टाइम पे आपको टेंशन में नहीं आ जाना है। यू हैव टू फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि इट इज़ अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। सो इट रिफ्लेक्ट्स हाउ कैन यू हैंडल द प्रेशर विच इज़ पुट ऑन यू ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरव्यू. So this was all from my side. I hope that I could provide justice to you all, and I could address the queries that you might have. And in case you have any more queries, please do reach out to me through this platform. And all the best for your preparation. I would only advise one thing, बस खुद पे भरोसा रखिए। ये जर्नी जो है बहुत लंबी है, तो इसमें क्या हो जाए, कब आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ जाए, किसी को नहीं पता होता। ना मुझे पता था, ना आपको पता होगा। आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो प्रिपरेशन है वो पूरी ऑनेस्टी के साथ करें और कंसिस्टेंटली करें। इसमें जो आपके लिए अप्रोच वर्क करता है, आप उसको फ़ॉलो करिए इंस्टेड ऑफ ब्लाइंडली फॉलोइंग एनी टॉपर। आप मुझसे भी जो आपको अच्छी चीज़ें लगे, वो आप अपने में यूटिलाइज़ करने की कोशिश करिए, और जो भी बाकी लोग कहते हैं,
उनसे आप सुनिए, लेकिन एंड में आपके लिए क्या सूटेबल रहता है, आप उसको फ़ॉलो करिए। और जब-जब आपको डीमोटिवेशन फ़ील हो, जब-जब आपको ऐसा लगे कि आप ये नहीं कर सकते, तब आप ये सोचिए कि आप सिविल सर्विसेज़ में आए क्यों थे? आपको क्यों ये चीज़ करनी थी? और अपने माता-पिता का चेहरा अपने सामने याद करिए, अपने परिवार का चेहरा अपने सामने याद करिए और ये सोचिए कि आपकी थोड़ी-सी मेहनत से उन्होंने जो इतने सालों की सैक्रिफाइसेज़ करी है, आप उनके लिए वो चीज़ कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल अपनी ऑनेस्टी से हार्ड वर्क करिए एंड डेफिनिटली यू विल सी सक्सेस। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच